स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उन सभी इन्फॉर्मेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है सिक्किम के बारे में। सिक्किम के अंदर स्टूडेंट्स फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बिहाइंड के रीजन यही हैं कि ग्लेशियर लेक के अंदर आउटब्रस्ट होने की वजह से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डैमेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन लाइफ का भी यहाँ पे लॉस हुआ है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी डैमेज हुआ है। तो आपको ग्लेशियर लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। ग्लेशियर का जो टिप का एरिया है वहाँ पे ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो क्रिएट होती हैं, मींस ग्लेशियर के पास में ही आपको ये जो लेक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स ग्लेशियर से कंटिन्यूस जो वाटर है वो रिसीव करती हैं, कंटिन्यूस वाटर रिसीव करती हैं, बट एक समय में आपको देखने के लिए मिलेगा इन लेक्स का जो कैपेसिटी के बाहर जो पानी है इनको रिसीव होता है और उस समय यहाँ पे जो फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। उन्हीं फ्लड की सिचुएशंस को यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का जो नाम है वो दिया गया है। स्टूडेंट सिक्किम यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है और आपको जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ के अंदर हो तो उसका मैप एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने एटलास के अंदर में आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर से करना। सपोज कीजिए सिक्किम का मैप है, इसी तरीके से उसका जो एक रेक्टेंगुलर फेस टाइप का आपको जो उसका मैप है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वो लेक सिचुएटेड है जिसके अंदर यहाँ पे आउटब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ। लेक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? लहोनक लेक है। लहोनक लेक है, यहाँ से बेसिकली ये चांगथुंग का एरिया है। चांगथुंग जो डैम है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली गंगटोक सिटी है और जो बेसिकली आर्मी के जो पर्सनल्स मिसिंग है वो इस एरिया से मिसिंग है यहाँ पे। तो आप देखिए कि कंप्लीट स्टेट के अंदर में एक लेक के अंदर आउटब्रस्ट होने की वजह से कंप्लीटली इस हिली स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे लहोनक लेक है। ये जो रिवर फ्लो करती है इस रिवर का क्या नाम है? तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू ये फ्लो करती है। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो करती है इंडिया के अंदर में। कौन सा रिवर सिस्टम का ये यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है उसका ये ट्रिब्यूटरी है। बांग्लादेश के अंदर जाके ये ब्रह्मपुत्रा के साथ में मर्ज होती है। यहाँ पे आपको एक और प्रैक्टिस करना है कि हमारा जो सिक्किम का जो लोकेशन है उसको आप जो हमारा उत्तराखंड है उसके साथ में कंपेयर करना। क्या उत्तराखंड का जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा हायर आपको लेटीट्यूड्स के ऊपर सिचुएटेड है या सिक्किम, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऐसा एक क्वेश्चन जो जियोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट का पेपर होता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बेसिकली वहाँ पे कंपेयर करना था कि हमारा जो न्यू दिल्ली है उसका लोकेशन, काठमांडू का जो लोकेशन है, इसके अलावा जो थिम्पू है भूटान का जो कैपिटल, उसको यहाँ पे कंपेयर करना था कि नॉर्दर्न एरिया के अंदर कौन सा सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी कौन सा है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। आप इसको कंपेयर जरूर से करना सिक्किम को एक बार कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। अपने एटलास के अंदर जाके इसको प्रैक्टिस करना। क्या दिल्ली से अबाउ एरिया के अंदर सिचुएटेड है, क्या दिल्ली से नॉर्दर्न के अंदर है या सदर्न के अंदर में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, इन सिचुएशंस को बेसिकली काफ़ी एक डिजास्टर वे में देखा गया है। जैसे कि हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो प्लान है 2009 का, उसके अंदर भी एक इनको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर रखा गया है कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके अंदर में कभी भी ग्लेशियर लेक्स की वजह से जो डिजास्टर है वो क्रिएट हो सकता है। और आने वाले समय में ये आपको डे बाय डे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टू मच अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। कभी क्लाउड बर्स्ट है, इसके बिहाइंड का रीजन भी यही है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहाँ पे एकदम से काफ़ी सारा पानी है वो रिसीव हुआ। इसके अलावा आप देखें कि 2021 के समय हमने उत्तराखंड के अंदर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर डिस्कस किया था एक कि वहाँ पे भी जो ग्लेशियर है उसके अंदर आउटब्रेक हुआ था और ग्लेशियर का वहाँ पे टूटने की वजह से डैमेज हुआ था। वहाँ पे जो डैम है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मिसिंग थे उस समय भी। इससे पहले हमने डिस्कस किया 2013 के समय जो केदारनाथ का एरिया है वहाँ पे भी ग्लेशियर लेक के अंदर आउटब्रस्ट होने की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो आप देखिए कि हमारा जो डिजास्टर के रिगार्डिंग में कन्वेंशन है, डिजास्टर के रिगार्डिंग में जो कन्वेंशन है उसका नाम क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर में हमने बेसिकली इनको एक इमरजेंसी कैटेगरी के अंदर रखा है। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट को वहाँ पे कैटेगराइज किया गया है।
हमारे जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा CDRI नाम का जो इनिशिएटिव है वो हमने लॉन्च किया था। कोलिशन है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में कि डिजास्टर के समय ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है वो रेजिलियंट हो, डिजास्टर को वो फेस कर सके। ये इंडिया के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था CDRI, आपको ये पता होना चाहिए, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्किम। बाकी आपका जो सिक्किम का जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्पेशल स्टेटस है सिक्किम को, जो स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 371F के अंडर में, वो आपको पता होना चाहिए। ये सिक्किम के बारे में है। सिक्किम का इंडिया के साथ में जो मर्जर का जो कॉन्सेप्ट है, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल जो अर्लियर समय में हुआ करते थे 35 के थ्रू, उनको बाद में जब 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फुली फ्लेज स्टेट के रूप में ऐड किया गया तो उनको डिलीट किया गया। प्रेजेंटली जो 10 शेड्यूल है वो किसका पार्ट है? प्रेजेंटली 10 शेड्यूल है स्टूडेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्किम। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। लाहोनक लेक वहाँ पे है, गंगटोक सिटी यहाँ पे है, तीस्ता रिवर है, और चांगथुंग का जो ये डैम का एरिया है जहाँ से तीस्ता रिवर है वो ओरिजिन भी होती है, उस डैम के अंदर भी डिस्ट्रक्शन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, स्पेशली जो आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रिगार्डिंग में, कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और कम्प्लीटली एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने इनको अरेस्ट किया है, तो ऐसा कुछ जो स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1957 के समय इसका हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में है ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, हमारा जो फीमा का एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो इसी के द्वारा डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग का जो इश्यू है उसको भी यहाँ पे डील किया जाता है। आप देखें कि फीमा के बारे में हमने रीड किया, एक एक्ट हो रहा है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, की जो हमारे NGO हैं उनको फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं आया है एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाने के रिगार्डिंग में, उसको डील किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा FCRA एक्ट को। और फीमा का जो एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उसको डील किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है। इसके अलावा आप देखिए कि एनफोर्समेंट जो ईडी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में 2 क्रिटिसिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी हमने उसको वहाँ पे डिस्कस किया था। ECIR कि किसी भी पर्सन को अगर आप अरेस्ट करते हो तो उसको ग्राउंड जो है, उसको जो ग्राउंड है उसके बारे में आप ज़रूर से बताइए कि क्यों वहाँ पे हमने आपके यहाँ पे जो सर्च इंक्वायरी है वो कंडक्ट की, क्यों आपको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। ECIR के बारे में बात करें तो एनफोर्समेंट जो केस का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस का इंफॉर्मेशन कि केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ये बेसिकली। तो दिस इज ECIR का। और आपको जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके अंडर में हर एक स्टेटमेंट को इसके अंडर में कन्वर्ट किसी भी पर्सन को चार्ज करना PMLA के अंडर में। तो ये 2 आपको स्पेशल कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूज़ क्लिक के बारे में है। न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो उनके FIR कॉपी का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में बात की गई है। तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? FIR के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है FIR स्टूडेंट्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। एक आपको देखिए कि केस के रिगार्डिंग में एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा चार्ज शीट, एक आपको वर्ड देखने के लिए मिलता है चार्ज शीट। चार्ज शीट और FIR दोनों डिफरेंट हैं। FIR इनिशियल फेज में आपको देखने के लिए मिलता है जब भी पुलिस के द्वारा कोई केस रजिस्टर किया जाता है, कौन कौन से जो चार्ज हैं वो उनके ऊपर अप्लाई किए गए हैं, क्या क्या एलिगेशंस है जो लगाए गए हैं जो FIR के अंदर में होते हैं। पुलिस के द्वारा ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना होता है, फ्री कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करना होता है। जो भी पर्सन्स यहाँ पे चार्ज किए गए हैं उनके ऊपर FIR जो रजिस्टर की गई है। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे पुलिस के द्वारा पोर्टल्स के ऊपर भी जो FIR है उसको
अपलोड किया जाता है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट चार्जशीट के बारे में, तो 2022 के समय ही हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था कि चार्जशीट बेसिकली पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, कि कुछ चार्जशीट जो पब्लिक डोमेन के अंदर में आया था वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना गया था वहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एफआईआर के बारे में, तो एफआईआर बेसिकली हमारा जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग जो हमारे कोडिफिकेशन थे, या हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल जो प्रोसेसिंग का जो कोड है, इन सभी के अंदर में इसको नहीं मेंशन किया गया है। एफआईआर को यहाँ पे नहीं मेंशन है। एफआईआर फिर कहाँ पे मेंशन है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें, तो एफआईआर स्टूडेंट जो पुलिस के जो रेगुलेशंस हैं उसके अंडर में एक सेक्शन है 156, उसके अंडर में इसको यहाँ पे कवर किया गया है एफआईआर को। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफआईआर एंड डेट चार्जशीट जो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं अवेलेबल होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको बेसिकली वहाँ पे मेंशन किया गया था। और ये सबसे लास्ट समय में कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है पुलिस के द्वारा चार्जशीट जो है। एफआईआर एक इनिशियल फेज है। आपको कभी कभी आपने जीरो एफआईआर के बारे में भी सुना होगा कि जीरो एफआईआर आप रजिस्टर कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि एफआईआर जब भी रजिस्टर होती हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती हैं। उसके रिगार्डिंग में एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने के रिगार्डिंग में लॉ कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया कि लॉ कमीशन के द्वारा एक पोर्टल यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए हमारी जो पुलिस एजेंसीज हैं उनके द्वारा, जिससे कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा जो रजिस्टर एफआईआर है वो की जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफआईआर एंड चार्जशीट। यहाँ पे एफआईआर का जो कॉपी है वो सप्लाई नहीं किया गया है न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर्स हैं, जिनको दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनके अगेंस्ट में जो चार्ज है वो लगा है कि एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ये चला रहे थे, कंट्री का जो सोवरेनिटी है उसको ब्रोक करना चाह रहे थे, चाइना से फंडेड है। बट ये कम्प्लीटली जो चार्ज हैं वो आप देखिए कि काफ़ी बार ऐसे भी लगाए जाते हैं कि उस समय में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना एक लीड लेने के लिए ऐसे जो केस हैं, या मीडिया ट्रायल्स के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो कि मीडिया के द्वारा ट्रायल के अंदर काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जो रिलेवेंट भी नहीं होती हैं, कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स एंड जो फंडिंग के पर्सपेक्टिव से ये काम कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क जो टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि न्यूज़ क्लिक नाम का जो वेबसाइट है, न्यूज़ क्लिक नाम का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसके द्वारा यहाँ पे चाइना के एक पर्सन है उनके द्वारा ये कम्प्लीटली फंडेड है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट था जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो कार्रवाई है वो की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ के बारे में है कि लिटरेचर के रिगार्डिंग का जो नोबेल प्राइज़ है, नॉर्वे के एक राइटर हैं जॉन फोर्से, उनको यहाँ पे बेसिकली ये जो प्राइज़ है नोबेल लिटरेचर का वो दिया गया है। ये इनके द्वारा काफ़ी कुछ ऐसी किताबें लिखी गई हैं, अगर हम बात करें कि जो किताबें बेसिकली जो पर्सन्स अपना जो एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, जो आपको इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन्स हैं या सोशल टैबूज़ हैं, उनके रिगार्डिंग के इनकी जो किताबें हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं। इनको नोबेल का जो लिटरेचर है वो मिला है। आपको नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन दिया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था कि कितने सेक्टर्स के अंदर नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। अभी तक आप देखें कि हमने कौन कौन से देखे हैं। हमने अभी तक रीड किए हैं मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन में किस सेक्टर के रिगार्डिंग में दिया गया, मैसेंजर आरएनए के बारे में दिया गया है कि जो हमारी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसके रिगार्डिंग में जो हमारे वैक्सीन बनी है कोविड-19 का, तो उसी के पर्सपेक्टिव में दिया गया है मेडिसिन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में, तो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस किया कि जो एटो स्टेट हैं उसके रिगार्डिंग में दिया गया। एटोस्टेट का क्या प्रोसेस है कि हमारा जो मैटर है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बट उसको स्लो मोशन में किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि सदर्न इंडिया की जो काफ़ी सारी ऐसी मूवी आपको देखने के लिए मिलेंगी, आपको साउथ इंडिया की जो मूवीज़ हैं जिसके अंदर बेसिकली गन से कोई बुलेट को फायर किया गया तो आपको वो जाती हुई जो गन बुलेट है वो दिखाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के अंदर जो क्वांटम डॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर दिया गया है। और स्टूडेंट्स लिटरेचर के अंदर यहाँ पे दिया गया है, लिटरेचर के अंदर जो नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे के जो राइटर हैं उनको दिया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 अभी तक हमने रीड किए हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि 1968 के समय इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी ऐड किया गया है।
तो टोटल नंबर ऑफ नोबेल प्राइज कितने सेक्टर्स के अंदर दिए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। एक आपको काफ़ी पॉपुलर जो नोबेल प्राइज है उसके बारे में पता होगा, पीस का जो नोबेल प्राइज है वो भी दिया जाएगा। अब ये कहाँ पे दिए जाते हैं, क्या सारे के सारे जो नोबेल प्राइज हैं वो स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं या ओस्लो के अंदर भी दिए जाते हैं? क्योंकि एक प्राइज ऐसा है जो ओस्लो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा और बाकी जो प्राइज हैं वो आपको स्टॉकहोम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अल्फ्रेड नोबल, जिनके द्वारा डायनामाइट को जो प्रोड्यूस किया गया, जो माइंस के सेक्टर में यूज़ किया जाता है, उनकी याद के अंदर ये जो नोबेल प्राइज हैं वो स्टार्ट किए गए हैं 1901 के समय। क्या नोबेल प्राइज कभी डिसकंटिन्यू हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कभी नोबेल प्राइज हैं वो डिसकंटिन्यू हुए, कभी नहीं दिए गए हों? क्योंकि आप देखिए कि 1901 के बाद में तो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 का समय भी आया है, 1914 से 1918 तक, और 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 का समय भी था। तो क्या किसी समय में इन जो नोबेल प्राइज हैं इनको रोका गया था, डिसकंटिन्यू किया गया था? उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था हमारे जो भारत रत्न हैं, हमारे जो पद्म अवार्ड हैं उनके रिगार्डिंग में, कि क्या कभी उनको डिसकंटिन्यू किया गया, क्या इमरजेंसी के समय डिसकंटिन्यू किया गया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में, 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके रिगार्डिंग में। तो सेम प्रोसेस का क्वेश्चन होता है, बट वो आपको एक दूसरे अवार्ड के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, तो आप उनको ऐसे रीड किया करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है, तो हमारे जो ऑनरेबल पीएम हैं वो पॉलिटिकल रैलीज के अंदर में मध्य प्रदेश के लिए विजिट किए। अभी कौन कौन से स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है अगर आपको पता हो तो, राजस्थान के अंदर हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं, इसके अलावा आप देखिए कि तेलंगाना के अंदर हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी स्टेट है, वो आप कमेंट्स रीड करना वो कौन सा है। क्योंकि आप देखिए कि हम नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं उनको एक होमोजीनियस वे में देखते हैं, बट ओनली जो टोटल 8 स्टेट हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, ट्राइब्स डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए, क्या वो यहाँ पे मिजोरम के अंदर हैं, क्या वहाँ पे त्रिपुरा के अंदर हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के अंदर में वहाँ पे इलेक्शन हैं अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रानी दुर्गावती हैं, वीरांगना जो दुर्गावती हैं, उनको यहाँ पे ऑनरेबल पीएम के सर के द्वारा जो ट्राइब्यूट है वो पे किए गए, वहाँ पे जबलपुर के एरिया के अंदर मीटिंग के लिए गए थे, पॉलिटिकल रैली के लिए। तो रानी दुर्गावती के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन है रानी दुर्गावती। आपको ये पता होना चाहिए कि रानी जो दुर्गावती हैं, इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ प्लेस है उसके रिगार्डिंग में ये उस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं जो चंदेल डायनेस्टी है, या चंदेला के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब ये चंदेल एंड चंदेलाज कौन है? आप देखिए कि आपने खजुराहो टेम्पल के बारे में रीड किया होगा। जब हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर खजुराहो टेम्पल्स के बारे में रीड करेंगे तो उस समय भी इनके बारे में देखेंगे कि खजुराहो का जो टेम्पल है, खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो इसी डायनेस्टी के द्वारा 900 से लेकर जो 1100 या 1200 के आसपास का जो समय है उस समय में बनाए गए थे, जिसके अंदर जो फेमस टेम्पल है केंद्रीय महादेव का जो टेम्पल है, क्या ये खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो दोनों तरफ से डेकोरेटेड होते हैं? क्या इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों ही तरीके से इनको लेविसली वे में डेकोरेट किया जाता है क्या? ये आपको पता होना चाहिए। तो चंदेला डायनेस्टी से ये बिलोंग किया करते थे। बर्थ के समय में इनका जब शादी हुआ तो वो इनको आपको देखने के लिए मिलता है। गोंड जो डायनेस्टी है, गोंड्स जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके अंदर इनका शादी आपको देखने के लिए मिलता है। किनके साथ में इनका शादी होता है ये आपको पता होना चाहिए। दलपत सिंह के नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, दलपत सिंह जो बेसिकली बेटे हैं संग्राम सिंह के, जो गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जन्म महोबा के रीजन के अंदर हुआ है। इन्होंने जो रूल किया है वो जबलपुर के रीजन के अंदर इनके द्वारा रूल किया गया है, रानी दुर्गावती के द्वारा। रानी दुर्गावती का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो 1524 के समय हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर किसका रूल हुआ करता था? लोधी डायनेस्टी का। जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सबसे अंतिम डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। तो उस समय में इब्राहिम लोधी वहाँ पे पावर के अंदर में हुआ करते थे। इब्राहिम लोधी आप देखें कि 1526 के समय बैटल ऑफ पानीपत होती है। 1526 के समय कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द 2 ईयर ऑफ रानी दुर्गावती। और 1524 से लेकर इनका जो समय है 1564 तक है। तो 64 के समय तो आप देखें कि अकबर पावर के अंदर हुआ करते थे। तो इन्होंने मुगल डायनेस्टी का जो वहाँ पे रूल जब स्टार्ट होगा इंडिया में, उससे पहले इनका जन्म हुआ था
और अकबर पावर के अंदर रहेंगे, जब अपने पीक के अंदर रहेंगे, जब इनका आपको डेथ है, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने किंगडम को बचाने के रिगार्डिंग में, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो गोंड डायनेस्टी के अंदर इनकी शादी होती है दलपत सिंह जो बेटे हैं संग्राम सिंह के, उनके साथ में। जब इनके पति की जब डेथ होती है तो 50 से लेकर जो 64 का समय है, 1550 से लेकर जो 64 का समय है, उस समय में इन्होंने क्वीन के रूप में अपना जो एरिया है उसको इन्होंने रूल किया, जिसके अंदर उन्होंने जो मालवा के जो उस समय मालवा प्रोविंस के जो पर्सन हुआ करते थे बाज बहादुर, मालवा के जो प्रोविंस के जो पर्सन हुआ करते थे बाज बहादुर को इन्होंने डिफीट किया। इनिशियल फेज के अंदर इन्होंने मुगल जो रूलर्स हैं उनकी जो आर्मी हुआ करती थी उसको भी डिफीट किया था। उस मुगल आर्मी को लीड करने वाले जो पर्सन है उनका नाम है अब्दुल माजिद खान। ये वो पर्सन है जो मुगल डायनेस्टी, मुगल जो आर्मी है उसको लीड करने वाले थे अकबर के टेन्योर के समय में। अकबर उस समय पावर में आ चुके थे। हुमायूं आप देखिए कि कुछ समय उनका रूल रहता है। बीच में सूर डायनेस्टी है वो भी पावर के अंदर आएगी, जिसमें शेरशाह सूरी हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं जो रेवाड़ी से रूल किया करते थे, रेवाड़ी के राजा हुआ करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द अब्दुल माजिद खान है। अब्दुल माजिद खान को यहाँ पे इनिशियल फेज में डिफीट देखने के लिए मिलती है। बाद में रानी दुर्गावती अपना जो किंगडम है उसको बचाने के लिए अपनी जो जान है वो उनको कुर्बान करती हैं उस लड़ाई के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द रानी दुर्गावती। अभी एक नया टाइगर रिजर्व है, एक नया टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है जिसको वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसका स्टेटस दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द रानी दुर्गावती। चंदेल डायनेस्टी जो खजुराहो के हैं वहाँ पे जन्म हुआ था। गोंड के अंदर इनका मैरिज आपको देखने के लिए मिलता है। गोंड डायनेस्टी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है, तो इनको वहाँ पे जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया है जो ट्राइबल्स की जो रानी के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है उसके बारे में, कि ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है ये बेसिकली आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर ये ऑक्शंस किए जाएंगे और यहाँ पे जो वीट है उसको सोल्ड किया जाएगा, उसको यहाँ पे बेचा जाएगा। नेक्स्ट हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है वो बेसिकली क्या है, ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है जिसके द्वारा ये जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1965 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया को कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में, कंज्यूमर अफेयर्स एंड द जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। 1965 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सेंट्रल का जो पूल है उसके द्वारा यहाँ पे जो वीट है जो राइस है उसको यहाँ पे सेल किया जाता है। वीट एंड राइस को क्या किया जाता है स्टूडेंट, सेल किया जाता है। वीट एंड राइस को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। और सेल आपको देखने के लिए मिलता है ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू। ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू सेल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इसको बेसिकली खरीदती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको खरीदा जाता है। और जिसके अंदर में आप देखिए कि ये जो यहाँ पे ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर जो भी वीट एंड राइस को खरीदना है ये कम्प्लीटली अलग है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो यहाँ पे वीट एंड राइस रिसीव किया जाता है स्टेट्स को। अभी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं वो भी लगाई गई हैं। पहले अगर कोई पर्सन बिड के अंदर वहाँ पे कुछ भी खरीदता था तो उसको 3000 जो मेट्रिक टन है, 3000 मेट्रिक टन का जो सामान है वो खरीद सकता था। पर प्रेजेंट समय में ये जो नंबर है इसको रिड्यूस करके 100 से लेकर 1000 मेट्रिक टन है वो किया गया है कि 100 या 1000 मेट्रिक टन ही एक पर्सन खरीद सकेगा। इसके बिहाइंड का सेंटर का रीजन यही था कि यहाँ पे मोर जो पीपल्स हैं वो इस बिड के अंदर पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पे आएँ, सभी लोगों को अपना हिस्सा है वो मिले। दिस इज ऑल अबाउट द ओपन मार्केट सेल स्कीम जो कम्प्लीटली अलग है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो पूल है स्टेट्स का उससे अलग आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ स्टेट्स को सेंटर के द्वारा ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा जो वीट एंड राइस है वो भी नहीं प्रोवाइड किए गए थे, तो उस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था।
कुछ जुलाई अगस्त के समय में कर्नाटक के द्वारा जो डिमांड की गई थी, जो वहाँ की जो नई गवर्नमेंट पावर के अंदर आई कि हमको जो व्हीट एंड राइस है वो आप दीजिए, तो सेंटर ने देने से मना किया था। तो उस समय में भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो स्टेबल बर्निंग है, जो पंजाब के अंदर एक इश्यू आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसके केसेस फिर से इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी कुछ नए केस आए हैं। स्टेबल बर्निंग क्यों न्यूज़ के अंदर होता है और क्यों परफॉर्म किया जाता है पंजाब के फार्मर्स के द्वारा? आप देखें कि स्टूडेंट्स वहाँ पे एक ऐसा कानून है जिसके अंदर खरीफ का जो क्रॉप है, खरीफ का क्रॉप कौन सा होता है, मानसून के समय जो क्रॉप उगाई जाती है, जिसका अभी प्रेजेंट समय में जो उसका कटाई का जो समय है वो चल रहा है, उसको फसल को जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स खरीफ का जो क्रॉप है वो आपको देखिए कि वहाँ पे एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बाद में ही वहाँ पे क्रॉप है वो उगाई जा सकती है। तो जो खरीफ की क्रॉप है वो वहाँ पे उगाई जाती है जुलाई के समय में, आपको जुलाई के समय देखने के लिए मिलती है। फिर आप देखें कि अभी हमारा जो रबी का क्रॉप है, इसका अगर हम बात करें, जो प्लगिंग का जो समय है, वो प्लगिंग का समय आपको अक्टूबर का जो लेट अक्टूबर है, नवंबर का जो इनिशियल वीक है उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसी समय में यहाँ पे बेस्ट टाइम है इसका रबी का क्रॉप उसको उगाने के लिए। और रबी की क्रॉप का जो लेंथ है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको अराउंड द 15 डेज या 20 डेज का समय मिलता है अपने खेत के लिए, अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके लिए 20 डेज का समय मिलता है। उसी 20 डेज में उनको अपना जो खेत है वो प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि टू मच मैकेनाइजेशन होने की वजह से जो मशीन है, सपोज कीजिए ये आपका क्रॉप है, ये उगा हुआ है, तो जो मशीन वहाँ पे काटने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पे लैंड होल्डिंग है वो ज़्यादा है। लैंड होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से जो मशीन के द्वारा स्टूडेंट जो कट किया जाता है ना, तो इतना अबाउ किया जाएगा, क्योंकि नीचे हो सकता है कि मशीन ख़राब हो या उसका जो इस तरीके से प्रोसेस है। तो ये जो यहाँ पे जो आपको जो किसी भी क्रॉप का जो ये एरिया बचता है, इसको जला दिया जाता है अपने खेत को जल्दी से में जो प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग में 15 से 20 डेज के अंदर में। आप देखिएगा अगर इसको कटाई करवा दी जाए, अगर इसको आफ्टर द फसल का कटाई के बाद में इसको यहाँ पे ट्रैक्टर से अगर इसको यहाँ पे कटाई करवा दी जाए, तो भी ये कम्प्लीटली जो मिट्टी है उसके अंदर मर्ज नहीं हो पाएगा। अगर 2 मंथ के आसपास का समय लगता है, जिसकी वजह से वो खाद बन जाए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता करनी है, क्या स्टेबल बर्निंग की वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है क्या? क्या स्टेबल बर्निंग की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर का जो सोइल है, हमारा जो खेत है, उसके अंदर में क्या कोई न्यूट्रिशंस ऐड होते हैं क्या? क्योंकि ये टॉपिक हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको स्लैश एंड बर्न जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो देखने के लिए मिलती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा पेड़ों को काट के वहाँ पे खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तो उस एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, हमारी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है 11-12 का, उसके अंदर भी मेंशन है कि वहाँ पे पेड़ों को काटने की वजह से, उनको जलाने की वजह से, जो वहाँ पे क्लीन करने के रिगार्डिंग में वो जलाते हैं, फिर यहाँ पे 1 साल खेती करेंगे, अगले साल कोई दूसरे एरिया के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे उन पेड़ों को काटेंगे और उनको जलाएंगे। तो स्टूडेंट्स वो जो स्लैश एंड बर्न का जो प्रैक्टिस है उसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट जिम्बाब्वे के बारे में है। जिम्बाब्वे के अंदर कोलेरा के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है। जिम्बाब्वे का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, एक बार इसको हम रब करते हैं। जिम्बाब्वे का लोकेशन के बारे में आपको अगर हम बात करें, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे ये जिम्बाब्वे सिचुएटेड है। जिम्बाब्वे कुछ दिन पहले वहाँ इलेक्शन की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था। पहले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस ये रीजन हुआ करता था। जिम्बाब्वे जो है बेसिकली ये आप सपोज कीजिए अफ्रीका है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो कौन सा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको सदर्न अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे जिम्बाब्वे सिचुएटेड है, ये जिम्बाब्वे है। और ये देखिए कि ये कौन सा कंट्री है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिकी है, मोजाम्बिकी है, ये जिम्बाब्वे है। और ये आपको ये जो कंट्री है उसका नाम है स्टूडेंट जाम्बिया। ये स्टूडेंट्स इस कंट्री का नाम है जाम्बिया। और इन दोनों का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक लेक सिचुएटेड है। इन दोनों का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक लेक सिचुएटेड है। लेक का क्या नाम है, वहाँ पे जो लेक है, लेक का नाम आपको पता होना चाहिए, लेक करीबा, लेक करीबा, लेक करीबा वहाँ पे सिचुएटेड है। अब ये लेक क्यों न्यूज़ के अंदर है, ये है स्टूडेंट्स मैन मेड लेक, मैन मेड लेक है।
यूपीएससी ने 2023 के पेपर के अंदर अफ्रीका से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 2022 के अंदर भी पूछे थे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको जिम्बाब्वे न्यूज़ के अंदर था इलेक्शन की वजह से भी। और आप देखिए कि 90s का जो एरा है ना, जो 90s का एरा है, उससे पहले जिम्बाब्वे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हुआ करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में। फिर वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर आते हैं पावर के अंदर, मोगाम्बो उनका नेम है, शायद मोगोम्बो उनका नेम था। उसके द्वारा देखिए कि ये कंट्री कम्प्लीटली जो ग्रीन हुआ करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, या उसको ब्रेड बास्केट के रूप से देखा जाता था साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में। ये कंट्री कम्प्लीटली वेस्ट लैंड के रूप में कन्वर्ट हो गया पिछले 20-25 साल के अंदर में। आप देखिए कि इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन है वो कुछ ही 20-25 साल में एक पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर गलत डिसीजन लिया जाए तो ऐसे आपको देखने के लिए मिलता है। तो मोजाम्बिको है, साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है साउथ अफ्रीका के अंदर में, यहाँ पे जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे का कैपिटल कौन सा है स्टूडेंट्स? क्या हरारे है या बोलिविया है? ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि कौन सा उसका कैपिटल है जिम्बाब्वे का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोलेरा के बारे में, तो कोलेरा के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की वजह से, विबीरियो कोलेरा नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। अगर आपको हाइजीनिक पानी नहीं है, हाइजीनिक फूड नहीं है, तो उसकी वजह से ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन क्राइसिस, काफ़ी सारे सिविलियंस का डेथ हुआ है, रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। 49 जो सिविलियंस है उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के अंदर जो एम्फीबियन स्पीसीज हैं वो कंटिन्यूस थ्रेटन्ड है, उनका यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। तो एम्फीबियन स्पीसीज कौन सी होती हैं ये आप रीड करना। एम्फीबियन स्पीसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्पीसीज को हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी आप देखिए कि इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक अफ्रीका के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक अफ्रीका के अंदर एक लेक और सिचुएटेड है, उस लेक का नाम है विक्टोरिया लेक। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? किलिमंजारो उसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई कि इंडिया के अंदर जो आने वाले समय में एल्डर जो पर्सन्स है, सीनियर सिटीजन्स है, उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज होगी। 20% के आसपास इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है और सीनियर सिटीजन्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने की वजह से, और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर नहीं है। इकोनॉमी के अंदर भी आप देखिए कि हाउस होल्ड वर्क करके, हाउस होल्ड का जो काम है उसी के अंदर इंगेज है। तो कोई भी कैपिटल का जो काम है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय में हमारे जो यहाँ पे जॉइंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था 90s के समय में, वो देखिए कि जॉइंट सिस्टम आज 2023 के अंदर अगर हम बात करें तो समहाउ वो चेंज हो चुका है। 90s के समय जो जॉइंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था फैमिली के अंदर में, वो एक सेपरेट इंडिविजुअल जो कॉन्सेप्ट है वो अब 23 में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आने वाले समय में जो महिलाएं लेबर फोर्स के अंदर नहीं हैं, इकोनॉमिक वे में अपने किसी ना किसी जो बेटे हैं या जो डॉटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होंगी आने वाले समय में, तो हो सकता है कि इनके अगेंस्ट में इस तरीके के जो आपको हम कहें कि आपको इनको जो प्रॉपर सपोर्ट है वो ना प्रोवाइड किया जाए आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो भी लिटिल बिट चेंजिंग के अंदर में है। तो ये यहाँ पे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि नो कंट्री फॉर द ओल्ड वुमेन, की यहाँ पे जो ओल्ड हाउस है वो इंक्रीज हो सकते हैं इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में। दिस इज ऑल अबाउट द नो कंट्री फॉर ओल्ड वुमेन। उसका मेन रीजन यही था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर, लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेशियो है उसके अंदर कम पार्टिसिपेशन करना। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया था कि इंडिया के अंदर ओनली 25% है, अगर ये 50% हो तो इंडिया हाई इनकम जो कंट्रीज है उनके अंदर में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट, सेंटर के द्वारा बेसिकली एक पॉलिटिकल लीडर हैं शब्बीर शाह, उनको यहाँ पे उनकी जो पार्टी है उसको 5 ईयर के लिए बैन किया गया है। यूएपीए एक्ट के अंदर में इनको चार्ज किया गया था स्टूडेंट्स की इंडिया एंटी इंडिया जो इनका सेंटीमेंट्स है वो देखने के लिए मिलता है। 98 के समय इन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको इस्टेब्लिश किया था 5 ईयर के लिए, उसके अगेंस्ट में बैन लगाया गया है। उस आउटफिट के अगेंस्ट में इनकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये जम्मू एंड कश्मीर से बेसिकली बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केस है, जो आर्टिकल कौन से आर्टिकल के रिगार्डिंग में है, आर्टिकल 105 जो बेसिकली पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको यहाँ पे प्रिविलेज देता है। आर्टिकल 194 हाउस के अंदर इनको प्रिविलेज है, तो उसी के अगेंस्ट में जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के द्वारा सुना गया और आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है, वर्डिक्ट है, वो डिलीवर किया जाएगा। क्या हाउस के अंदर जो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी इनको दी गई है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इनको दिया गया है, कहीं वो करप्शन का या ब्राइबरी का चार्ज तो नहीं बन रहा है, क्योंकि हाउस के अंदर कोई भी बात बोली जाती है उसके अगेंस्ट में बाहर इनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या हाउस का प्रिविलेज कहीं ये कारण तो नहीं बन रहा है कि जिसकी वजह से जो ब्राइबरी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप देखें कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, हमारे जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है, जिसके अंदर पहले क्लोज जो बैलेट है वो जो क्लोज हुआ करता था, अभी कैसा कॉन्सेप्ट है, अभी है ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट। ओपन बैलेट क्या होता है कि आप गए चुनाव में वोट डालने के लिए, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, उसको आप वोट डालने के बाद में अपना वोट आपने कास्ट किया, उसके बाद में उसको दिखाना होगा आपने जिस भी इंक के साथ में, जो इंक दी जाती है यहाँ पे एक प्रॉपर इंक होती है। हरियाणा के अंदर एक ऐसा केस हुआ था जिसके अंदर इंक को किसी ने चेंज किया और बाद में जो पॉलिटिकल वोट्स जितने भी डाले गए वो पॉलिटिकल वोट्स वहाँ पे कैंसिल हो गए थे। तो इस पर्सन को आपको अपना जो बैलेट है वो दिखाना होगा कि यहाँ पे मैंने इसको वोट दिया है। तो ये ओपन बैलेट का जो सिस्टम है, इसको क्यों रखा गया है स्टूडेंट्स? राज्यसभा के अंदर क्लोज बैलेट्स जो रखे गए थे उसकी वजह से करप्शन इंक्रीज हुआ था। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 90% सीट है सपोज कीजिए, और 10% है किसी दूसरे के पास में, बट फिर भी उनका जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत पाया। हमारा जो राज्यसभा एक अल्टरनेट हाउस है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो सीनियर लीडर्स हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जा सकते, उनका बैकडोर एंट्री किया जा सके, राज्यसभा के थ्रू उनको लाया जा सके। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में इसको ओपन बैलेट किया गया। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आता है कि क्या ये प्रिविलेज कहीं ब्राइबरी के चांसेस तो क्रिएट नहीं करता है। हाउस के अंदर जो इम्यूनिटी इन लोगों को दी गई है, कुछ भी बोलने के रिगार्डिंग में, कोई भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग में आपको कन्वेक्ट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 105 फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 194 फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बेसिकली आप देखिए कि हमारा आर्टिकल 14 को जब हम रीड करते हैं ना, आर्टिकल 14 क्या है, फंडामेंटल राइट हमारा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका भी एक्सेप्शन है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इन लोगों को यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। अगर हम बात करें इक्वलिटी का, तो इन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज है, जैसे कि हमने डिप्लोमेट्स के परस्पेक्टिव में जो वियना कन्वेंशन है उसको भी रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो सेंसरशिप रिजाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ये फ्रीडम हाउस नाम का एक एनजीओ है वाशिंगटन बेस्ड, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसके अंदर बेसिकली इंटरनेट के पर्सपेक्टिव में ये रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है कि इंडिया के द्वारा भी एंटी गवर्नमेंट अगर कुछ लिखा जाता है तो उसको यहाँ पे बैन किया जाता है, उसको यहाँ पे सेंसरशिप है उसके ऊपर अप्लाई होती है। आप देखिए काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स, काफ़ी सारे ट्विटर अकाउंट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा विद होल्ड किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उनको रोक दिया जाता है कि कंट्री का सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको अगर ये वायलेशन करता है। और 2021 में इनके रिगार्डिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए। तो यहाँ पे इंडिया को ओनली 50 जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं कि इंडिया पार्सली फ्री कंट्री है। पार्सली फ्री कंट्री का यहाँ पे कैटेगरी के अंदर रखा गया है। कंप्लीटली फ्री यहाँ पे जो 75 से अबाव अगर आपका स्कोर है तो उनको कंप्लीटली फ्री है, जो आपको हमारे जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब जो कंट्रीज हैं यहाँ पे आप जो कंप्लीटली जो फ्री का जो स्टेटस है वो देखने के लिए मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट फ्री के बारे में है, इंटरनेट फ्रीडम के बारे में है कि इंटरनेट के ऊपर में आप कहीं भी एंटी गवर्नमेंट कुछ लिखोगे तो आपको वहाँ पे कन्विक्ट किया जाता है, चार्ज किया जाता है, आपका जो अकाउंट है उसको भी विद होल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो हमारा सेक्शन 66A है उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। सीरिया सिंगल केस है, सीरिया सिंगल केस को वहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। इस सेक्शन 66A को IT एक्ट का जो सेक्शन 66A है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना और म्यांमार जो हैं वो सबसे वर्स्ट कंट्री यहाँ पे इमर्ज हुए हैं, जिसके अंदर में एंटी गवर्नमेंट कुछ भी लिखोगे तो कम्प्लीटली वहाँ पे सेंसर है, वहाँ पे तो लोगों को बेसिकली किडनैप भी कर दिया जाता है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स बांग्लादेश के बारे में है। बांग्लादेश हमारा नाइबर कंट्री, अभी वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। बांग्लादेश यहाँ पे सिचुएटेड है। बांग्लादेश का एक यूरेनियम पावर प्रोजेक्ट है, सॉरी एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट्स रूपपुर। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का क्या नाम है स्टूडेंट्स? रूपपुर। किनके द्वारा बनाया जाता है? रसिया और इंडिया। रसिया और इंडिया मिलकर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बना रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर में। कौन, क्या नाम है? रूपपुर। उसके लिए जो यूरेनियम का जो फर्स्ट बैच है अभी उसको मिला है, रसिया के द्वारा इसको सप्लाई किया गया है। 2019 का प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के द्वारा कौन से फॉरेन कंट्री के अंदर में इस तरीके का, जो प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन था, आप चेक करना इसके बारे में कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके अंदर में हम और जो रसिया मिलके यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो बना रहे हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली वे में पूछा गया था, उस समय भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट है जो कहाँ पे लगाया जाएगा? बांग्लादेश के अंदर में। इंडिया और रसिया के द्वारा यहाँ पे बेसिकली यूरेनियम सप्लाई है। इंडिया का काम क्या है यहाँ पे? इंडिया का काम है कि बेसिकली यहाँ पे जो ऑपरेशनल जो वर्क है वो इंडिया के द्वारा इसको कैरी आउट किया जाएगा। और 175 किलोमीटर वेस्ट में है ये, बेसिकली इंडिया की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये वेस्ट के अंदर में जो ढाका है जो उनका कैपिटल है उसके यहाँ से। नेक्स्ट न्यूज़ भी बांग्लादेश के रिगार्डिंग में है। एक नोबल ल्यूरिएट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग में, मोहम्मद यूनस। उनके अगेंस्ट में यहाँ पे काफ़ी सारे जो केस हैं वो लगाए गए हैं। ऐसा आपको काफ़ी कॉमन हर एक कंट्री का जो कहानी है, स्टोरी है, उसमें देखने के लिए मिलेगा कि एंटी गवर्नमेंट अगर आप होते हो, चाहे कितने ही आप बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी हो या कोई पर्सनैलिटी हो, जब भी आप एंटी गवर्नमेंट होगे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी कहोगे तो आपके अगेंस्ट में जो मल्टीपल केसेज हैं, मल्टीपल जो चार्ज हैं वो लगा दिए जाएंगे। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के ये जो पर्सन है मोहम्मद यूनस, उनके अगेंस्ट में लगाया गया है। ये माइक्रो फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। इन्हीं के द्वारा जो माइक्रो फाइनेंस है, जो गरीब पीपल्स हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए, स्मॉल बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनका एक ग्रामीण बैंक है वहाँ पे, तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो उनके द्वारा कमेंट किया गया था इनके अगेंस्ट में कि ये बेसिकली जो पुअर पीपल्स हैं उनका जो ब्लड है उसको ये उनका जो ब्लड है उसको बेसिकली चूस रहे हैं ऐसी जो एक्टिविटीज़ के थ्रू में। दिस इज ऑल अबाउट द नोबल ल्यूरिएट मोहम्मद यूनिस के बारे में है। मल्टीपल चार्जेज उनके लगाए गए। माइक्रो फाइनेंस के एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मोहम्मद यूनिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट टुडे डिस्कशन। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आप इनको रीड करना, रिवाइज करना और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको बताई गई हैं उनके बारे में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप 3-4 मंथ्स डेडिकेटेड हार्डवर्क करोगे ना तो देखिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और आप जो नॉर्मल जो पर्सन है, जो आज पढ़ाई किया, कल मैच देख लिया, परसों मन नहीं किया, उस अगले दिन करंट अफेयर पढ़ लिया, तो जो डेडिकेटेड आप हार्डवर्क करोगे ना तो देखिए उसका रिजल्ट आपको 3-4 मंथ्स आप करके देखिए, आपको काफ़ी अलग से रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट द 1-2 ईयर्स या 3-4 ईयर्स का अच्छे से हार्डवर्क कर लिया ना तो ज़रूर कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा, चाहे यूपीएससी में मिले या स्टेट पीसीएस में मिले। और यहाँ भी अगर नहीं मिलता है तो आपको नॉलेज इतना अच्छा होगा कि आफ्टर यूपीएससी आप कुछ भी करना चाहोगे, कोई बिजनेस है या कहीं कोई भी जॉब करना चाहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट टुडे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।